हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैसे एक्सपेरिमेंटली अलग अलग तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। तो प्रेशर रीडिंग्स थी, टाइट्रेशंस थी, ऑप्टिकल रोटेशंस था। तो इन पर जेई में क्वेश्चंस आते हैं। जो एडवांस लेवल की अगर हम बात करें जेई एडवांस में, तो स्पेशली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके सामने। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2018 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रिएक्शन गिवन थी ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी। इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी थी, लैंग्वेज क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में था। यहां पर गिवन था द टोटल प्रेशर इनिशियली and at time t are P naught and PT respectively. After y into 10 raised to power 3 seconds, pressure inside the cylinder, sorry, initially only A is present. Initially only A is present with initial concentration. Initial concentration A naught. Select the correct option. ऑप्शंस क्या क्या थे वो मैं बता रहा हूं। ए ऑप्शन टाइम ln 3p नॉट माइनस pt, 3p नॉट माइनस pt। बी ऑप्शन t 1/3 A नॉट ln p नॉट माइनस pt टाइम और रेट कांस्टेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये यहां पर क्वेश्चन था। सोचिए क्या कर चुके हम इसी तरह के क्वेश्चंस। ये सभी गैसेस सब्सटेंस है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप खुद करने की कोशिश करिए। आप पहले खुद करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा।
रेट कांस्टेंट अगेंस्ट ए नॉट। ओके, डी ऑप्शन का कर्व नहीं प्लॉट किया मैंने। ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूं। तो तरीका वही रहेगा जो हमने डिस्कस किया था। यहां पर आप देखिए लैंग्वेज कितनी सही है। इनिशियली गिवन है कि कंटेनर में ए ही प्रेजेंट है, जिससे ये इंश्योर किया गया कि कोई इनर्ट गैस यहां पर नहीं है। दो नहीं भी गिवन होता तो हम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज पी नॉट और हमें पीटी ही दे रखा है, यहाँ पी इंफिनिटी नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने लिखा हुआ है कि ओनली ए इज प्रेजेंट, देयर इज नो इनर्ट गैस। फिर से हमारा तरीका वही होगा। इनिशियली इसका प्रेशर पी ए नॉट, टाइम टी पर इसमें से कितना रिएक्ट कर गया x, तो इसका प्रेशर 2x, इसका x, इनफाइनाइट टाइम पर ये 0, ये पी ए नॉट और ये 2 पी ए नॉट और ये पी ए नॉट। राइट, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी, t इक्वल्स टू 0 पर प्रेशर पी नॉट, तो ये पी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, पी ए नॉट। तो पी ए नॉट तो आ गया, और फिर क्या फाइंड आउट करना है, टाइम टी पर प्रेशर पी टी दे रखा है, और हमारे अकॉर्डिंग टाइम टी पर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस 2x। तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। x की वैल्यू यहां पर पी ए नॉट की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, पी नॉट, तो पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2। ठीक है, यहां पर अब इस पार्ट को थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, मुझे यहां अब आपको ये फॉर्मूले में पुट करना है, k इक्वल्स टू k 1/t ln पी ए नॉट की जगह पी नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस एक्स। चलिए एक बार लिख देता हूं, पी ए नॉट और ये पी ए नॉट माइनस एक्स, तो 1 अपॉन टी, पी ए नॉट की जगह क्या हो जाएगा, पी नॉट। गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर गिवन है। राइट, लैंग्वेज मैंने बीच बीच में से लिखी, फर्स्ट ऑर्डर गिवन है। पी ए नॉट माइनस एक्स की जगह पी टी माइनस पी नॉट अपॉन 2। इसको रीअरेंज करें तो 1 अपॉन टी एल एन, ये 2 पी नॉट हो जाएगा, 2 पी नॉट यानी ऊपर 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टी। रीअरेंज कर लो बिकॉज, तो यहां पर अब हमें इसको रीअरेंज करना होगा, के टी इक्वल्स टू एल एन 2 पी नॉट
माइनस ln 3p0 माइनस pt। अजय माहेश्वरी जी क्वेश्चन ऐसे ही स्टार्ट है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है। तो यहां पर इसके और t के बीच में हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में यहां नेगेटिव साइन है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, यानी ln 3p0 माइनस pt वर्सेस टाइम का कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप माइनस होगा। तो ये ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट पर आते हैं, टी हाफ वर्सेस ए नोट। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, नोट्स में अभी भी देख सकते हो। इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है, और एक स्टेटमेंट मैंने कहा इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज यानी 50% रिएक्ट होने में टाइम हमेशा उतना ही लगेगा, 50% रिएक्ट करने में टाइम हमेशा उतना ही लगेगा, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो, 200 हो, 500 हो, तो 50% रिएक्ट करने में टाइम उतना ही लगेगा। तो यहां पर T1/3 1/3 रिएक्ट करने में, ठीक है, वो 1/3 रिएक्ट करने का जो टाइम है वो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा। T1/3 इट इज टाइम 1/3, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, उसी तरह से T1/3 भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होगा, जबकि यहां पर दे रखा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ T1/3 वेरी कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। रेट कांस्टेंट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, क्या रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं, फॉर ए गिवन रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो यहां पर ये कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, चाहे ये जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो, ये वाला ऑप्शन सभी ऑर्डर के लिए सही है। इट इज करेक्ट फॉर एनी ऑर्डर, क्योंकि रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये JEE 2018 का क्वेश्चन है, और कह सकते हो कि जो पार्ट मैंने आपको बताया था उसी से रिलेटेड है। रिएक्शन भी इन्होंने चेंज की, A कन्वर्टिंग इनटू 2B+C। क्वेश्चन के पार्ट्स अगर आप देखोगे तो यहां पर अलग है, ये T1/3 है। नॉर्मली क्वेश्चन T हाफ पर होता है, नॉर्मली क्वेश्चन T हाफ होता है, यहां पर T हाफ नहीं T1/3 है, ठीक है। तो यहां पर ये चारों ऑप्शन में से आंसर इज A एंड D। करण शर्मा जी क्या डाउट है? अगर वो पूछोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ में नहीं आया उससे नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको पहले से कुछ नहीं पता है तो थोड़ी इश्यूज होंगे यहां पर, ये रेट कांस्टेंट, ये सारी चीजें। ये इसका मैं पार्ट कर चुका हूं, ये कर चुका हूं, ये हम नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। T1/3 टाइप्स की टर्म्स, T3/4 मैं आपको बता चुका हूं, T3/4 बता चुका हूं, उसी तरह से ये T1/3 है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T1/3 हो या T2/5 हो या T50% हो, ये सब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन अब ले रहे हैं, सोचना थोड़ा सा। T1/3 अगेन जैसे T हाफ होता है उसी तरह से मैंने एक और टर्म इन्होंने कौन सी डिवाइड की, सोचो तुम। T3/4 कैलकुलेट किया तो T1/3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर, जो कि इसी साल आया, JEE मेंस 2019 जनवरी।
क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन का कुछ पार्ट यहां पर लिख रहा हूं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। रिएक्शन गिवन है 2A plus B converting into some product, A की कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में 0.1, concentration of B 0.2, initial rate of reaction 6.93 into 10 raised to power minus 3, 0.1, 0.25, 0.2, find time required to consume half of A. करिए देखें, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। चार ऑप्शन भी दे देता हूं मैं यहां पर, 10, 5, 100, 1। जेई मेंस 2019 जनवरी का क्वेश्चन है। चलिए बताता हूं मैं। वेरी गुड, इसका आंसर क्या है वो बता देता हूं।
अच्छा लग रहा है, बहुतों ने आंसर दिया इसका। आंसर इज बी। क्यों क्यों इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है वो बताता हूं। इन दोनों में कंफ्यूजन क्यों है वो अब मैं बता रहा हूं। यहां पर ये जो रेट आपको दे रखी ना, इसे ढंग से देखो। इनिशियल रेट दे रखी है, इनिशियल रेट आपको दे रखी है यहां पर, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है यहां पर। तो यहां पर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन पुट करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर पी बी की पावर क्यू, तो ये जो के आएगा वो के विथ रेस्पेक्ट टू आर होगा। ये जो के होगा वो विथ रेस्पेक्ट टू आर होगा। पहले चलिए के विथ रेस्पेक्ट टू आर निकालते हैं। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा है, यहां से यहां देखें तो बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, ए की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर रेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब रेट बी की कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, बी की कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, यानी दैट मीन्स क्यू इक्वल्स टू 0। लेकिन अब हम यहां से यहां देखें, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो रही है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर जो रेट है वो डबल हो रही है। तो यहां पर P इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल की तो रेट भी डबल हो गई, दैट मीन्स P इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पर ए और बी की वैल्यू आ गई। अब कोई सा भी एक डेटा आप पुट कर सकते हो, रेट 6.93 इंटू 10⁻³ के आर, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और बी की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0। तो यहां से के आर की वैल्यू आ गई 6.93 इंटू 10⁻³ लेकिन ये के आर आया है। आपको के ए अगर चाहिए तो के ए बाई 2 इक्वल्स टू के आर होता है। तो के ए विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6.93 इंटू 10⁻³ ये के ए की वैल्यू आई है। और जितने भी, सॉरी ये मैंने यहां पर -2, राइट। तो जितने भी आप हमारे डेरिवेशन है, मैंने आपसे पहले कहा था, उन सभी डेरिवेशन के अंदर हम जो के यूज करते हैं वो के विथ रेस्पेक्ट टू ए होता है, के विथ रेस्पेक्ट टू ए होता है। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि कंज्यूम हाफ ऑफ ए, यानी हमें किसका क्या निकालना है, टी हाफ। टी हाफ इज नथिंग बट 0.693 अपॉन के ए विच इज 2 इंटू 6.93 इंटू 10⁻², ऊपर चला गया 100, ये 10, आंसर इज 5, जबकि ऑप्शन दोनों ही थे। तो यहां पर जो पार्ट है वो ये है, बहुतों का गलत हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये गलत किया है। सो बी केयरफुल, ये वो पॉइंट है जो तो ये ऑलरेडी थ्योरी के अंदर है। जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी को अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहां पर हमने कंसिडर की है। जैसे एक और क्वेश्चन 2 है तो बड़ा सिंपल सा ही, बट वो मैं
जस्ट अ मिनट। ये जेई का क्वेश्चन नहीं है, बट अच्छा सा एक क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया उसी पर बेस्ड। A plus B converting into some product. Rate law is K equals to, so rate equals to K A की power 2 B, where K equals to 5 into 10 raised to power minus 5 moles per liter minus 2 minute inverse determine time in minutes in which concentration of A becomes half of its original. Of its initial concentration. Given initial concentration A naught equals to 0.2, B की initial concentration टाइम फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस भी मैं दे रहा हूं यहां पर।
करिए करिए। अब यहां पर क्या ये वैसे तो दिखने में दिख रहा है थर्ड ऑर्डर है, लेकिन यहां पर अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो बी की कॉन्सेंट्रेशन जो है, बी की कॉन्सेंट्रेशन वो ए से बहुत ज्यादा है, 2 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 10⁻3। तो हम यहां पर इस बी की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट ले सकते हैं। बी की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमने कांस्टेंट ले लिया तो यहां पर के इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 2 इंटू 10⁻³ इंटू ए का स्क्वायर, और के की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻, ये -3, 5 इंटू 10⁻⁻5, 2 इंटू 10⁻³ इंटू ए स्क्वायर। इनको कंबाइन कर दो तो ये आ जाएगा 0.1, यहां पर 0.1 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, यहां पर कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ए का कोफिशिएंट भी 1 है, बी का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये जो रेट है वो रेट विथ रेस्पेक्ट टू आप ए भी बोल सकते हो, रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी भी बोल सकते हो, या रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो ये जो रेट कांस्टेंट है वो विथ रेस्पेक्ट टू आप ए भी बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू हम बी या कुछ बोल सकते हैं। तो यहां पर अब ये सेकंड ऑर्डर हो गया, और सेकंड ऑर्डर का के हमें पता है, के की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए की कंसंट्रेशन जब हाफ हो जाए तो सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए नॉट इंटू के डैश, या के लिख देता हूं, सॉरी ये वाला के नहीं, ये 0.1, ये ओवरऑल के यहां पर है, राइट। तो यहां पर टी हाफ ए नॉट की वैल्यू 0.2, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन के अंदर आंसर कुछ और आ रहा है। ए नॉट की वैल्यू 0.2, तो आंसर कितना हो गया 50। ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं।
जस्ट अ मिनट। एक बार मैं आंसर वापस चेक कर रहा हूं। दिवाकर गुप्ता जी, आपको जो कहा है मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, जेई के अकॉर्डिंग भी यही आंसर सही है, राइट। तो आपको जिसका मानना है वो आप फ्री हो, जो अभी आपको मानना है, यू आर फ्री टू अज्यूम एनीथिंग, राइट। अच्छा, इसका आंसर यानी यहां पर ये निकालेंगे तो दिस विल बी 50। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पर। प्लीज यहां पर कोई भी इस तरह से ना लिखें कि हाँ ये आंसर इन्होंने ये बताया, हर एक का अपना तरीका हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन ये अगर बी की कंसंट्रेशन कम करते तो एक ही कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते और एक ही कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते तो फिर रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाता, फर्स्ट ऑर्डर। और फिर हम किसके फॉर्म में लगाते थे, फर्स्ट ऑर्डर के। और ये मान के चलना, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, हमेशा सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन चेक करो, कॉन्सेंट्रेशन चेक करो और देखो कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बिकॉज अगर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर इस तरह के क्वेश्चंस में है, तो वहां पर ये मान के चलिए कि कोई किसी न किसी की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। फाइन, इसी के अंदर अब मैं क्वेश्चन एक और दे रहा हूं आपको। एक ऑप्टिकल रोटेशन पे क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं। आंसर इसका 50 है, तो ये ऑप्शंस हटा देना। ये A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस C, ये तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो इनके स्पेसिफिक रोटेशन के डेटा हमें गिवन है। स्पेसिफिक रोटेशन के डेटा हमें गिवन है। इसका स्पेसिफिक रोटेशन है 20 डिग्री, इसका है 30 डिग्री और इसका है -40 डिग्री। और इंफॉर्मेशन गिवन है 6.93 मिनट्स पर ऑप्टिकल रोटेशन जो है कितना दे रखा है, 2.5 डिग्री। और इन्फानेट टाइम पर ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है -5 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड रेट कांस्टेंट फॉर गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो अभी तक हमने लिखा है।
अमन भास्कर, क्या आपको लगता है कि मैं यहां पर जो जेई में नहीं आ रहा है वो पढ़ाता हूं? नहीं ना, क्यों क्वेश्चंस पूछते हो? ऑब्वियसली जेई के अंदर स्पेसिफिक रोटेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप अच्छा खासा पढ़ते हो, तो जेई के अंदर ये पार्ट भी है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है आप वो पढ़ते हो, तो इसी अच्छी तरह से आता है। और फिर से मैं यही कहूंगा कि सिलेबस के अंदर क्या है, आई थिंक यू वेरी वेल नो कि हम, मुझे पता है हम जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हो सिलेबस के अंदर जो है, सिलेबस में जो है जेई में, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं जेई में ऐसे बता सकता हूँ जो जेई के सिलेबस में नहीं है, और वो भी आया है। एग्जाम्पल अगर आप पूछोगे तो मैं आप बता सकता हूँ, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जेई के सिलेबस में नहीं है, बट जेई एडवांस में उनके क्वेश्चंस आते हैं, जेई एडवांस में उनके क्वेश्चंस आते हैं। है बेटा, आपको लग रहा है, मतलब इसलिए मैंने आपसे कहा कि हम जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अंदर। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जेई का सिलेबस जो है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहीं पर भी एक्सटेंड हो सकता है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहीं पर भी हो सकता है। हर्षित राज जी, कितने लेक्चर लगेंगे? अभी और टाइम लगेगा, अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स और लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो अमन, बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हमें रिलेट करना होगा, और जेई के अंदर रूल ये होता है कि हमें उसमें से एक स्टेप और जेई से आगे रहना होता है। पास्ट में ऐसा देखा गया है, मैं आपको बता दूं, जेई में ये तो एक एग्जांपल दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चलिए और एग्जांपल मैं देता हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रेडियल फंक्शन जो है थीटा और फाई के साथ कैसे वेरी करते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। और अगर आप पिछले 90 से लेकर 2010 तक के पेपर्स देखोगे तो उसमें कभी भी ये नहीं आया कि रेडियल फंक्शन थीटा और फाई के साथ कैसे वेरी करता है। बट अगर आप पिछले कुछ 3-4 सालों के पेपर्स देखोगे तो उसमें ये बहुत बार ऐसा आया है, उसमें बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए, लेक्चर सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना आपको, लेक्चर्स के अंदर सब कुछ है। अच्छा, यहाँ पर बहुत बार आपको लगता है कि सर प्लीज रिप्लाई करिए, मैं अगेन रिप्लाई, यहाँ पर अभी मेन पार्ट आप काइनेटिक्स पर फोकस करिए। काइनेटिक्स हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ओके, इस क्वेश्चन पर अब मैं आता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में खैर कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नया नहीं है, जो हम कर चुके हैं डिस्कस उसी पर बेस्ड है। तो यहां पर फिर से टाइम टी और इनफाइनाइट टाइम का रोटेशन दे रखा है, A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस सी, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन A 0 0 A माइनस एक्स, एक्स और x 0 A और A। इनफाइनाइट टाइम पर रोटेशन किसके कारण होगा? B और C के कारण। टाइम t पर रोटेशन किसके कारण होगा? A, B और C तीनों के कारण। तो पहले मैं इनफाइनाइट टाइम की कंडीशन बना लेता हूं, -5 डिग्री। इनफाइनाइट टाइम पर B के कारण रोटेशन जो होगा, B के कारण स्पेसिफिक रोटेशन इनटू B की कॉन्सेंट्रेशन A, माइनस A का C का स्पेसिफिक रोटेशन इनटू C की कॉन्सेंट्रेशन A। तो यहां से आपको A की वैल्यू पता चल गई, -40 डिग्री A, तो A की -10, तो A इक्वल्स टू 1/2। देन टाइम t पर, ये तो इनफाइनाइट टाइम की बात होगी, टाइम
टी पर रोटेशन कितना दे रखा है 2.5 डिग्री, तो वहां पर क्या होगा a माइनस एक्स इंटू 20 प्लस 30x माइनस 40x। a की वैल्यू ऑलरेडी पता है हाफ, तो ये कितना हो गया 10। x के लिए अगर हम करें तो माइनस 20x माइनस 40x माइनस 60 प्लस 30, तो माइनस 7.5 divided by 30 which is 1/4। तो यहां से हमें a और x की वैल्यू पता चल गई, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/6.93। देखिए ये जो 6.93 होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 इंटू ln 2, इसको लिखा मैंने 10 इंटू ln 2। a की वैल्यू a अपॉन a माइनस एक्स 10 इंटू ln 2, a की वैल्यू 1/2, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 बचेगा यहां पर, सॉरी 1/4 बचेगा। तो यहां पर ये ln 2 ये कैंसिल, तो आंसर इज 10। ठीक है, चलिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी कर लेते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। अभी तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे उसमें क्या था कि एक रिएक्टेंट जो है यस आंसर 1/10 यही आया था, 0.1, 1/10, 0.01, 10⁻⁻1, करेक्ट। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन यानी एक ही रिएक्टेंट एक कंटेनर के अंदर दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और ए सी में भी कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ओ सॉरी अजय, इट इज 1/10, तो 0.1, राइट, बिकॉज जो फॉर्मूला था 1/10 ln 2 इंटू यहां पर भी आ गया था ln 2, तो कैंसिल आउट विच इज 1/10। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। और इसके लिए अब हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। किसी भी टाइम पर ए की, बी की और सी की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। गिवन है ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यानी रेट ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड कर रही है। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या यहां पर इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी प्लस सी, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि जितना बी बनेगा उतना ही सी बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ज्यादा बनेगा या सी ज्यादा बनेगा ये इसकी रेट पर डिपेंड करेगा। अगर K1 की वैल्यू ज्यादा है तो बी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, K2 की वैल्यू ज्यादा है तो सी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, एक ही कंडीशन है जब बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, अगर K1 किसके बराबर हो, K2 के बराबर हो। इन दैट केस आप इसको फिर भी ऐड करके लिख सकते हो, बट वो एक स्पेशल केस हो गया, स्पेशल केस हो गया। अदरवाइज तो हमें इसको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपको नहीं लिखना है, इसको मोस्टली बुक्स के अंदर हाँ ऐसे जरूर लिख दिया जाता है, बी और सी।
तो ठीक है, ये कुछ अलग से नहीं है। ए को हमने 2 बार नहीं लिखा, ए को 1 बार लिख दिया। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2। करना क्या है, हमें किसी भी टाइम पर ए की, बी की और सी की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पर मान लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन है A, t इक्वल्स टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है A, इनिशियली B और C नहीं है। टाइम t पर इसमें से X रिएक्ट कर जाता है, टाइम t पर इसमें से X रिएक्ट कर जाता है। अगर X रिएक्ट कर जाता है तो यहां पर क्या B और C की कॉन्सेंट्रेशन भी XX होगी? क्या B और C की कॉन्सेंट्रेशन भी X और X होगी? नहीं, क्योंकि इसका टोटल X रिएक्ट कर रहा है, तो क्या इसका X और X बनेगा? नहीं। तो क्या x/2 बनेगा? नहीं। कितना बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? K1 और K2 पर। अगर K1 ज्यादा है तो B की अमाउंट ज्यादा बनेगी, K2 ज्यादा है तो C की अमाउंट ज्यादा बनेगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसके Y मोल बन रहे हैं और इसके कितने मोल बन रहे हैं? Z, और इसके कितने रिएक्ट कर रहे हैं? X। अब हमें यहां पर X को Y और Z से रिलेट करवाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर A के 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरफ 2 मोल्स गए तो इस तरफ 8 जाएंगे, इस तरफ 3 गए तो इस तरफ 7 जाएंगे, इस तरफ 4 गए तो इस तरफ 6 जाएंगे। मतलब B और C जो बन रहे हैं उतना A रिएक्ट कर रहा होगा, एंड दैट मींस X मस्ट बी इक्वल्स टू Y प्लस Z। X मस्ट बी इक्वल्स टू Y प्लस Z। यहां पर लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होगी X, Y, Z चेंज होंगे। तो अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तीनों ही वेरिएबल है, dy/dt प्लस dz/dt। फाइन। यहां पर अब dx/dt, इनिशियली 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर जब मैंने आपको बताया था, तो याद करो फॉर्मूले डिराइव करते वक्त मैंने 2 मेथड यूज किए थे, 2 तरीके यूज किए थे। एक x की टर्म में भी मैंने इसको डिराइव करवाया था, और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन को AT भी लिखते हैं और A-X। जिन्होंने नहीं देखा था वो वापस से सेकंड लेक्चर 0 ऑर्डर वाला लेक्चर देखिए, उसमें ये मिल जाएगा। अब -dA/dt, -dA/dt -d, A की जगह A-X/dt, इसको डिफरेंशिएट कर दो। A का डिफरेंशिएशन 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? dx/dt। तो वहां पर हमने इसको -dA/dt को dx/dt लिखा था। ये 0 ऑर्डर में भी लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर में भी लिखा है, इनफैक्ट सेकंड ऑर्डर का जो हम डेरिवेशन कर रहे थे उसमें भी हमने इसी तरह से इसको लिखा है। तो यहां पर रिवर्स में कर रहा हूं, इंस्टेड ऑफ dx/dt इसको मैं क्या लिख रहा हूं? -dA/dt, -dA/dt। फाइन, इक्वल्स टू dy क्या है? किसी भी टाइम पर B की कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टाइम पर B की कॉन्सेंट्रेशन, तो dB/dt। Z इज व्हाट? किसी भी टाइम पर C की कॉन्सेंट्रेशन, dC/dt। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है कि A की जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, A की जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो B और C की रेट ऑफ अपीयरेंस के सम के बराबर है। B और C की रेट ऑफ अपीयरेंस के सम के बराबर है। और होना भी चाहिए, बिकॉज जिस रेट से A डिसअपीयर हो रहा है, अगर पर मिनट A के 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो B के अगर 5 मोल्स बनेंगे तो C के भी 5, लेकिन B के 2 तो C के 8, यानी इन दोनों के बनने की जो रेट का सम होगा वो A की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए A 2 रिएक्शन से डिसअपीयर हो रहा है, लेकिन B तो केवल एक ही रिएक्शन से बन रहा है। तो dB/dt केवल मैं B के बनने की बात करूं तो B के बनने की बात, उसमें K2 का कोई रोल नहीं है, उसे केवल K1 से मतलब है और उस इंस्टेंट पर A की कंसंट्रेशन से मतलब है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B विल बी इक्वल्स टू K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, और dC/dt इक्वल्स टू
K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर ये वैल्यूज हम यहां पर पुट कर दें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए, मतलब यहां पर K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही एक्सप्रेशन आ गया। अब आप देखो, बस डिफरेंस है कि फर्स्ट ऑर्डर में केवल k होता था, यहां पर k की जगह K1 प्लस K2 है, तो इंटीग्रेट करने पर ये क्या आ जाएगा, AT इक्वल्स टू A नॉट e की पावर माइनस K1 प्लस K2t। हाँ, पूरा पढ़ेंगे हम काइनेटिक्स, ठीक है। तो AT इक्वल्स टू A नॉट e की पावर माइनस K1 प्लस K2t, ये A की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो क्या हुआ, यहाँ K1 और K2 था तो दोनों ही वहां पर आ गए। तो सपोज करो यहाँ एक और रिएक्शन होती A कन्वर्टिंग इनटू D और उसका रेट कांस्टेंट होता है K3, तो फिर क्या आता है K1 प्लस K2 प्लस K3। इसको K टोटल भी बोला जाता है, K टोटल भी बोला जाता है। और K टोटल राइट नाउ तो क्या है K1 प्लस K2, हाँ बट ये K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इस तरह से हो सकता है, तो ये K टोटल कहलाता है। इनफैक्ट यहां से आप A की अमाउंट कब हाफ होगी उसका फॉर्मूला अगर निकालना है तो T हाफ विल बी इक्वल्स टू ln2 अपॉन K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 होगा, ठीक है। T हाफ विल बी इक्वल्स टू ln2 अपॉन K1 प्लस K2। लेकिन ये तो केवल A की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है, हमें और किसकी कंसंट्रेशन भी निकालनी है, B की और C की कंसंट्रेशन का भी फॉर्मूला निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, B और C की कंसंट्रेशन के लिए B और C की कंसंट्रेशन निकालना। अब इसके दो तरीके, एक मैथमेटिकल तरीका है और दूसरा थोड़ा लैंग्वेज से है। मैथमेटिकल क्या है वो अगर मैं आपको पहले बताऊं, A की कंसंट्रेशन, इसको AT भी लिख सकते हो और A भी लिख सकते हो। तो अब आपको किसी भी टाइम पर A की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता चल गया, यहां पर आप ये वैल्यू पुट कर दो और इस dt को इधर लेके आओ और इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो dB, यहां पर ये यूज कर रहा हूं K1, A की जगह A नॉट e की पावर माइनस K1 प्लस K2t इंटू dt, इंटीग्रेट कर दो इसको 0 से b t, तो किस b t इक्वल्स टू K1 A नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर K1 प्लस K2 e की पावर माइनस K1 प्लस K2 t, इसकी लिमिट लगानी होगी 0 से t। ये मैथमेटिकली मैं डिराइव कर रहा हूं यहां पर। तो यहां पर B की कंसंट्रेशन का फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा BT इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 प्लस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, यहां पर एक माइनस साइन और आएगा क्योंकि E की पावर माइनस में है। ओवरऑल लिमिट पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा। उदित नारायण आंसर दूंगा मैं इसका, वेट करो, पहले ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर B की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आ गया, उसी तरह से आप C की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए बस आपको यहां पर, जैसे यहां पर हमने A की कंसंट्रेशन पुट की, यहां पर भी करनी है। डिफरेंस क्या है, यहाँ K1 था, यहाँ K2 था, तो C की कंसंट्रेशन का जब आप फॉर्मूला निकालो, डिराइव करोगे तो यहाँ पर K2 अपॉन K1 प्लस K2 इक्वल्स टू A नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 t।
मोनिका जैन जी, कुछ भी आप क्वेश्चन किसी भी बुक से भी कर सकते हो, बट पहले सिंपल से क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करिए उनकी अच्छी सी, अराउंड 50-60 क्वेश्चंस करिए, और फिर उसके बाद आप जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर बी और सी की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, लेकिन हाँ, इसी फॉर्मूले को डिराइव करने का एक तरीका और है, वो मैं आपको और बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये रेट कांस्टेंट है K1, ये रेट कांस्टेंट है K2। अगर आप यहाँ से एक्सप्रेशन भी देखते हो तो किसी भी टाइम पर बी और सी की कंसंट्रेशन का जो रेशियो आ रहा है वो है K1 अपॉन K2, वो है K1 अपॉन K2। एक तो ये फैक्ट, दूसरा ये जो आप टर्म देख रहे हो ये क्या है, बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। दिस इज नथिंग बट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। याद रखना इस चीज को, ए के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जिसको हम जनरली एक्स लिखते हुए आए हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू K1 अपॉन K1 प्लस K2 इक्वल्स टू ए के टोटल कितने मोल्स रिएक्ट किए हैं, जिसे आप x लिख सकते हो। x हमेशा क्या होगा, A0 1 माइनस, जैसे यहाँ पर दो है, दो रेट कांस्टेंट है K1 K2, तो e की पावर माइनस K1 प्लस K2t, अगर तीन होते तो K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाता। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, इसका K2 है। अगर इसके टोटल K1 प्लस K2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, टोटल K1 प्लस K2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये B और C में किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो B और C में किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये K1 और K2 पर डिपेंड करेगा। अगर K1 और K2 की वैल्यू बराबर है तो ये इक्वली डिवाइड होगा, K1 ज्यादा है तो B की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, K2 ज्यादा है तो C की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अगर यहाँ पर K1 प्लस K2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके K1 मोल्स बनेंगे और इसके कितने मोल्स बनेंगे, K2 मोल्स बनेंगे, राइट। यहाँ पर इसके K1 बनेंगे, इसके K2 बनेंगे। अब यूनिटरी लगा दो, कुछ भी नहीं करना। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके कितने बनेंगे, 1 मोल रिएक्ट करता है तो K1 प्लस K2 रिएक्ट करने पर K1 बन रहा है, तो 1 मोल रिएक्ट करने पर कितना बनेगा, K1 अपॉन K1 प्लस K2। 1 मोल रिएक्ट करने पर इसके कितने बनेंगे, K1 अपॉन K2 अपॉन K1 प्लस K2। और अगर इसके X मोल रिएक्ट करते हैं तो कितने बनेंगे, तो इंटू एक्स, यही आंसर है। जहां पर x क्या है, A0 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड। तो यहां पर कभी भी B C इनका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है B C और D, इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका K2, इसका K3। तो अगर आपको C की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला चाहिए, D की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला चाहिए, तो D का रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू x, जहां पर x कैसे आएगा, ये A0 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा। यानी जिसकी कंसंट्रेशन निकालनी उसका रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x, अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड, जहां पर x इज अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। उदित, आई थिंक उदित नागर ने कुछ पूछा था, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, एस्टर के रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, बाकी कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसका एग्जांपल भी यहाँ पर लिया था, और वो फर्स्ट ऑर्डर है। अदरवाइज ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई कनेक्शन नहीं, क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन होना चाहिए, ऑर्डर गिवन होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तभी वो कंप्लीट क्वेश्चन है, अदरवाइज नहीं है। थैंक यू। इसके आगे हम अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी इसके अंदर कुछ और पार्ट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका एक अभी इसमें और चेंजेस हम करेंगे, जैसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी मैंने 1 1 1 लिए हैं, इसमें हो सकता है इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ चेंज हो जाए, तो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम